वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग। दिल्ली के संजय लेक से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया के हर एक मॉर्निंग अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। सुबह 9 बजे तक देंगे आपका साथ। बने रहिए हमारे साथ। और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के साउथ दौरे से जुड़ी हुई, जहां केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। और इस बीच बड़ी सौगात केरलम को देने वाले हैं। वहां के वासियों के साथ मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केरल को 10,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। तमिलनाडु को 5,650 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा देंगे। കണക്ടിവിറ്റി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഇത് ധന്യ ये केरलम दौरा राज्य का नाम बदले जाने के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे एर्नाकुलम पहुंचेंगे। यहां पर वो 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहां पर 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक नेशनल हाईवे 66 के थलपड़ी चेंगला सेक्शन का 6 लेन में विस्तार शामिल है। इससे कसारा गोड और कन्नूर सहित कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरी बड़ी सड़क परियोजना वेंगलम से रामन टुक्कारा के बीच कोझिकोड बाईपास का 6 लेन विस्तार है। इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम की दिक्कत में कमी आएगी और यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर करीब 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इससे कोझिकोड बीच, बेपोर पोर्ट और कप्पड़ बीच जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 23 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दूर दराज के इलाकों की बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकसित किए गए 3 रेलवे स्टेशन शोरनूर जंक्शन, कुट्टीपुरम रेलवे स्टेशन और चंगनसेरी रेलवे स्टेशन को देश को सौंपेंगे। शोरनूर निलंबूर रोड रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे और पल्लक्कड़ से पोल्लाची के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लड़ में 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। केरलम दौरे के बाद पीएम तमिलनाडु का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां पर वो लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जो नीलगिरी और इरोड जिलों में स्थापित की जाएगी, जिससे 8.8 लाख से अधिक घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस मिलेगी और 201 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेन्नई स्थित ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी देश को सौंपेंगे। ये प्लांट 672,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ग क्षमता का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गंगाई कोंडा चोलापुरम के पास नेशनल हाईवे 81 पर एक ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। रेलवे के क्षेत्र में 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे तेलंगाना, कर्नाटक और केरलम सहित कई राज्यों के बीच रेल नेटवर्क और मजबूत होगा। दोनों राज्यों में चुनावों की तारीखों में ऐलान से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। दोनों ही जगहों पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके जरिए वो केरलम और तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की मथुरा लेकर चलते हैं, जहां पर एक बहू ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल इस बहू ने अपने राज को छुपाने के लिए अपनी सास की हत्या कर दी। फिर पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया, देखिए रिपोर्ट में आप। मथुरा में हत्या के आरोप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र स्थित भंकरपुर बसेला गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में जिलाधिकारी ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। अनवरी बेगम के पति अनवर ने डीएम से कब्र खोदकर शव बाहर निकाल पोस्टमार्टम किए जाने की गुहार लगाई।
बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप उसकी ही बहू पर लग रहा है। पुलिस टीम की मौजूदगी में कब्र को खोदकर शव बाहर निकाला गया। इस बीच पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई। मृतक महिला के पति अनवर ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे आमिर की पत्नी हिना और उसके भतीजे के अवैध संबंध थे। सास को जब इस बारे में पता लगा तो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 2 मार्च की रात उनकी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। तकिए से जाके उन्होंने खुद कबूल किया है। किसने? मेरी वाइफ ने और मैं उसने आदिल ने। आपको बताया था ये बात उसने? मेरी बहन से से लड़ाई हुई थी उसकी, उससे बोला था कि हमने मारी है तेरी बहन को और तुम्हारे बाल भी उखाड़ ले। घटना हुई तकिया दबा के हमारे भतीजा है, भैया का लड़का भतीजा ही लगा उसने और मेरे लड़के की घरवाली ने मेरी घरवाली के संग उठाकर। महिला की मौत के बाद उनके शव को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। हालांकि बाद में गांव में हो रही चर्चाओं के कारण उन्हें अपनी पत्नी की मौत पर शक हुआ। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। में जो तरुण का मर्डर हुआ था उसके बाद से लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। अब सियासी लड़ाई भी इसको देखकर सामने आ गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी उसको रोक दिया जाए। नई दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को होली के दिन तरुण हत्याकांड ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया था। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया, क्योंकि मृतक हिंदू समुदाय से था, जबकि आरोपी विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं। जिसके बाद मामला धीरे धीरे सांप्रदायिक रंग भी लेने लगा और आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल और एनकाउंटर की मांग उठने लगी। हालांकि इसके बाद बुलडोजर भी चला और आरोपियों में से एक के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद आरोपियों की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुलडोजर जैसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तरुण हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन राहुल गांधी को परिवार से मिलने जाने का मौका नहीं मिला और उत्तम नगर की घटना पर उनकी जुबान तक नहीं खुल रही। एक लड़के ने बैलून में पानी फेंका, वो क्या जानता था कि हिंदू है कि मुसलमान है या क्या है। हम लोग भी होली खेलते हैं और घर में घुस के मार दिया। और राहुल गांधी होली तो मनाते हैं कि मैं होली इस बार पहली बार होली मनाया, लेकिन उत्तम नगर की घटना पर इनकी जुबान नहीं खुली। आज वोट बैंक की राजनीति के लिए ये क्या नहीं करते, पैजामा छोटा पहनने लगे। तरुण हत्याकांड में अब तक करीब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में आज अगली सुनवाई होने वाली है, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय होगी। और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान कानून मिलने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर 1937 का ये कानून पूरी तरह हटा दिया जाता है तो इससे एक कानूनी खालीपन यानी वैक्यूम पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं मिल पाएंगे जो उन्हें अभी इस कानून के तहत मिल रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीयत एक्ट में सीधे हस्तक्षेप किए बिना मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार कैसे दिलाए जा सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि
याचिका में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए क्या व्यावहारिक तरीका अपनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं को याचिका में जरूरी बदलाव करने और इसे दोबारा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के एक ग्रुप की एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट 1937 में बदलाव की मांग की गई थी, ताकि सभी मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार में बराबर अधिकार मिल सके। अभी तक मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बहुत कम हिस्सा ही मिलता है। जहां पर सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लग गए हैं। दरअसल एक महिला मरीज ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उसके धर्म और उसके नाम पूछ करके उसका इलाज करने से मना कर दिया। सोचिए, आप अगर अस्पताल जाएं और डॉक्टर आपका इलाज करने से पहले आपका नाम और धर्म पूछे, और अगर आप हिंदू हैं तो आपका इलाज करने से मना कर दे या मारपीट और बदसलूकी करने लगे, तो बवाल होना तो वाजिब है। एक ऐसा ही मामला यूपी के बदायूं से भी सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर एक युवती ने धर्म और जाति पूछकर टीका लगाने से इनकार करने का आरोप लगाया है। हम गए थे तो महनाज नाम की डॉक्टर बैठी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं के टीका नहीं लगाते, और ताला मार के हमें धक्का देके वो चली गई वहाँ से। तो सुना आपने, महिला ने अस्पताल की एक महिला डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि आरोपी डॉक्टर ने उन्हें टीका लगाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो हिंदू हैं, और इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर ही उनसे बदसलूकी भी की गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्से का उबाल फूट पड़ा और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। में कि एक महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया, और हिंदू होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया कि हम टीका नहीं लगाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो कर लो जाके। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जिस भी कर्मचारियों के द्वारा की गई है, उसके लिए इसका पनिशमेंट तो मिलना चाहिए और पूरी तरह इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पीड़ित महिला की तरफ से मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिस पर चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि पीड़िता से प्रार्थना पत्र मिला है और ये मामला निराधार है। हालांकि फिर भी मामले की जांच कराई जा रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी सियासी रस्साकसी 5वीं सीट को लेकर है, जिस पर आरजेडी की दांव साख पर है। क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो बिहार विधानसभा में विधायकों के गणित के हिसाब से सीएम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा जाना भी सुनिश्चित है। इसके अलावा जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में 5वीं सीट पर, जिसमें बीजेपी के शिवेश कुमार और आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह के बीच मुकाबला फंसा हुआ है, और अपने प्रत्याशी के जीत पुख्ता करने के लिए उन्हें एआईएमआईएम के 5 वोटों की दरकार है, और ओवैसी की पार्टी के समर्थन के बिना आरजेडी उम्मीदवार का राज्यसभा जाना नामुमकिन है। नहीं, मुलाकात की थी तो दोनों, उसकी इच्छा थी कि मैं उसका सहयोग करूं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा समर्थन करें, और हमने कहा था कि चूंकि उच्च सदन में हमारा कोई आदमी नहीं है तो अब की बार हमको अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आकर बात करते हैं, तो दिल्ली से आए तो हमारी अब खुद तक कोई बात नहीं हो पाई। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने इशारों में तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि हाईकमान से जो ऑर्डर होगा पार्टी उसी आदेश पर काम करेगी। अरे भाई, दिल और दरवाजा हम लोग का हमेशा खुला रहता। हम लोग समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं, हम लोग अडिग नहीं है, एरोगेंट नहीं है, घमंडी नहीं है, हम लोग थोड़े वो सब काम करते हैं। दोनों के लिए खुले हैं कि दोनों के लिए खुले हुए हैं कि एक के लिए? आप अब देखेंगे कि मेरा दरवाजा का साइज क्या है और आने वाले का साइज क्या है। तेजस्वी यादव के घर मंगलवार को राज्यसभा चुनाव पर अहम बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक भी शामिल हुए थे, लेकिन एआईएमआईएम ने दूरी बना ली थी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ही एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी ने आरजेडी को खत लिखा था, लेकिन लालू की पार्टी ने एआईएमआईएम चीफ को कोई तवज्जो नहीं दी थी। और अब जब आरजेडी को एआईएमआईएम की दरकार है तो ओवैसी भी तेजस्वी को अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं है। पूरे
प्रदेश में इन दिनों गैस की किल्लत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला जो है उत्तर प्रदेश के झांसी से भी सामने आया है। दरअसल झांसी में एक एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ कैसे एक ट्रक पूरा का पूरा चोरी हो जाता है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या सामने आती है, आप देखिए रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच भारत में भी ऊर्जा संकट का असर दिख रहा है। इसी बीच एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ गैस सिलेंडरों से भरे एक ट्रक की चोरी हो गई। दावा है कि ट्रक में करीब 524 एलपीजी सिलेंडर भरे हुए थे। इन गैस से भरे सिलेंडरों की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके का है, जहां रायगंज निवासी नीरज अग्रवाल का ट्रक भारत पेट्रोलियम करारी डिपो से जुड़ा हुआ था। 2 मार्च को ड्राइवर राजकुमार ने ट्रक में 524 भरे हुए गैस सिलेंडर लोड किए और उसे करारी डिपो के बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब वो होली के बाद 6 मार्च को लौटा तो ट्रक गायब था। जब ट्रक की तलाशी शुरू की गई तो ट्रक को बाद में 7 मार्च को 12 गांव क्षेत्र में परीक्षा थर्मल पावर प्लांट के पास हाईवे किनारे एक सुनसान जगह पर पाया गया और ट्रक से सभी सिलेंडर गायब थे। गाड़ी लोड करके ड्राइवर घर चला गया, क्योंकि होली की छुट्टी थी। 2 तारीख को लोड हुई, गजने जाना था, उतरनी नहीं थी, तो हमने कहा भाई तो अपनी छुट्टी मना लो। मेरे पास कल 2 बजे ड्राइवर का फोन आया, मेरी अन्य किसी गाड़ी के ड्राइवर का, जो गाड़ी चलाता है इंदरपाल का, कि भाई तो अपनी गाड़ी तो खाली परीक्षा में खड़ी, हमने गाड़ी तो गई नहीं है, राजू तो घर पे है, जो एक्चुअली जो ड्राइवर था हमारा। फिर हम उसको राजू ड्राइवर जो हमारी गाड़ी पे था उसको लेके हम परीक्षा गए। बड़े गाँव की पुलिस ली हमने, राजेश एसएसओ साहब को लिया, वहाँ गाड़ी का पूरा मुआयना किया, कैमरे वैमरे तलाशे। फिर बाद में पता किया तो उसने बड़े गाँव वालों ने कहा कि आपकी रिपोर्ट सीपरी थाने में लिखते, चूंकि गाड़ी सीपरी थाने के एरिया से गई है। करारी गाड़ी में 524 सिलेंडर भरे थे घरेलू। इतना ही नहीं, चोरी करने वालों ने ट्रक की लोकेशन डिवाइस को भी खराब कर दिया था, जिससे ट्रक को ट्रैक नहीं किया जा सका। फिलहाल इस चौंकाने वाली गैस चोरी के मामले में पुलिस ने ट्रक के मालिक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। जहाँ सरहद की दोस्ती का एक बहुत ही अनोखा नजारा देखने को मिला है। दरअसल एक शादी में फौजी भाईचारे की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद खूबसूरत है, आप भी देखिए। अपने शहीद दोस्त की बेटी की शादी में साथी सैनिकों ने ऐसा भव्य आयोजन किया कि पूरा गांव देखता रह गया। शादी में सबसे भावुक और खूबसूरत दृश्य तब देखने को मिला जब सैनिकों ने दुल्हन प्राची को स्टेज तक पहुंचाया। सैनिक पहले जमीन पर बैठ गए और अपने हाथ आगे कर दिए। इन हाथों को सहारा बनाकर दुल्हन प्राची आगे बढ़ते हुए स्टेज तक पहुंची। ये दृश्य ऐसा था मानो पिता की जगह पूरी फौज बेटी के कदमों को सहारा दे रही हो। इसके बाद जब सैनिक दुल्हन को मंडप तक लेकर आए तो उसके ऊपर फूलों और सजावट से सजी छतरी जैसी व्यवस्था बनाई गई। चारों तरफ वर्दी पहने सैनिक कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और बैकग्राउंड में भावुक कर देने वाला गीत बज रहा था। दरअसल काठा गांव निवासी हवलदार हरेंद्र वर्ष 2001 में सेना में भर्ती हुए थे और 21 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। साल 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी अमृता देवी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई। समय बीतता गया, लेकिन हरेंद्र के साथ ड्यूटी करने वाले उनके साथी सैनिकों ने उनके परिवार का साथ नहीं छोड़ा। जब बेटी प्राची की शादी तय हुई तो इन सैनिकों ने तय किया कि वो इस जिम्मेदारी को अपने दोस्त की याद में निभाएंगे। इसके लिए सभी ने एक साथ सेना से छुट्टी मांगी और अनुमति मिलने के बाद अलग अलग राज्यों से गांव काठा पहुंच गए। सैनिकों ने हर वो रस्म निभाई जो एक पिता करता है। शादी के दौरान जब विदाई का समय आया तो माहौल बेहद भावुक हो गया। बेटी की डोली उठी तो वहां मौजूद सैनिकों की आंखें भी नम हो गईं। और चलिए एक और खबर आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने कैसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठग रहा था। दरअसल पुलिस ने यहां पर 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को कुल मिलाकर फर्जी रिक्रूटमेंट सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंह पर कपड़ा बांधे ये लड़के और लड़कियां थाने में खड़े हैं। अब इन्हें शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया और तो और उनकी गाढ़ी कमाई को ठगी कर हड़प लिया।
वीडियो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा थाने का है। ये सभी विदेशी क्रूज शिप पर आकर्षक नौकरी और लाखों की सैलरी का सपना दिखाकर युवाओं से ठगी का रैकेट चला रहे थे। नोएडा के थाना 113 पुलिस ने सेक्टर 73 के एंथूरियम बिजनेस पार्क में छापेमारी कर 2 पुरुष और 4 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता था। इसके लिए बाकायदा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर VR हायरिंग के नाम से पेड विज्ञापन चलाता था। पीड़ितों को कॉल कर उनसे 30 से 40 हजार रुपए तक वसूलता था। विश्वास जीतने के लिए ईमेल के जरिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजता था और फिर ऑफिस बदलकर गायब हो जाता था और इस तरह ठगी कर मुनाफा आपस में बांट लेते थे। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है कि गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है, किन किन राज्यों में इसका रैकेट है। हाजीपुर लेकर चलते हैं, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जेल जाने के डर से एक आरोपी ने भरी अदालत में पहली मंजिल से छलांग लगा दी। उसके बाद हुआ क्या, जानने के लिए रिपोर्ट को देखिए आप। बिहार के वैशाली जिले का हाजीपुर कोर्ट परिसर फिल्मी अखाड़ा बन गया। जेल जाने के खौफ ने एक आरोपी को इस कदर डरा दिया कि उसने ना आप देखा ना ताब और भरी अदालत के बीच पहली मंजिल से छलांग लगा दी। आरोपी यही नहीं रुका, वो भागते हुए कोर्ट परिसर के पीछे बने एक गहरे तालाब में जा कूदा और घंटों तक पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर दिया। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, उसे आरोपी को बचाना भी था और पकड़ना भी। घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाई। एक लंबे डंडे की मदद से आरोपी काफी मशक्कत के बाद पानी से सुरक्षित बाहर निकल आया और दोबारा हिरासत में लिया गया। मामला देसरी थाना क्षेत्र का है, जहां अपहरण के आरोपी पवन कुमार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में एक आरोपी पहली मंजिल से कूदकर भागने में कैसे सफल हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट प्रशासन सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक का जवाब तलाश रहा है। खबर अब हम आपको उत्तराखंड के पौड़ी से बताने वाले हैं, जहां पर तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहां से ताजा अपडेट क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी जिले की हैं, जहां गुलदार ने फिर एक शख्स को मार डाला। घटना की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची वन विभाग और प्रशासन की टीम को एक कमरे में कैद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का आरोप है कि इलाके में लंबे वक्त से गुलदार देखा जा रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को कई बार दी गई, लेकिन अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। इधर कोई नहीं होगा, ये नहीं पता कि जनता की पावर कितनी बड़ी होती है। आप भी फेल हो जाओगे उनके सामने। वैसे ये पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड के हर पहाड़ी जिले में जंगली जानवरों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। कई जगह जंगली जानवर लोगों के पलायन की वजह बन चुके हैं। गांव वालों की मांग है कि आदमखोर गुलदार को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को भय से राहत मिल सके। फिलहाल मौके पर हालात तनावपूर्ण हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं ताज नगरी आगरा, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसे यहाँ पर एक केमिस्ट्री टीचर ड्रग्स गुरु निकला, पुलिस ने कैसे इसके ऊपर शिकंजा कसा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पेशे से केमिस्ट्री का टीचर है, लेकिन उस पर सिंथेटिक ड्रग MDMA बनाने की तैयारी का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में केमिकल और उपकरण बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल MDMA जैसे नशीले पदार्थ के बनाने में किया जाता है। मामले में पढ़ते खुली तो मालूम हुआ कि टीचर ने मशहूर वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड देखकर प्रतिबंधित MDMA ड्रग बनाना सीखा था। इसी सीरीज को देखने के बाद उसके मन में भी ड्रग बनाने का ख्याल आया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने YouTube वीडियो देखकर ही इस ड्रग को बनाने की तैयारी की थी।
इसके बाद आरोपी ने इंटरनेट और यूट्यूब पर वीडियो देखकर एमडीएमए ड्रग बनाने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने इसके लिए जरूरी केमिकल जुटाने शुरू कर दिए और ड्रग बनाने की तैयारी में लग गया। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग रेव पार्टियों में सप्लाई करने की योजना थी। काफी सारे केमिकल्स बरामद हुए हैं जो कि भविष्य में एमडीएमए बनाने में प्रयुक्त हो सकते थे, जिसमें कि मिथाइल अमाइन लगभग 120 लीटर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड 27.5 लीटर, इथाइल एसीटेट 100 लीटर, एसीटोन 50 लीटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40 लीटर व इथेनॉल 9 लीटर। गिरफ्तार आरोपी का नाम मनोज कुमार है और वो राजस्थान के जोधपुर में एक स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर बताया जा रहा है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि स्कूल का ही एक और टीचर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। उसने मनोज को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर एमडीएमए ड्रग बनाने का फॉर्मूला बताया था। इसके बाद दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर ड्रग बनाने की तैयारी करने लगे। और अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां पर शराब माफियाओं के ऊपर बड़ा जो एक्शन है वो लिया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख की विदेशी शराब की बोतलों को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर बिछी हजार शराब की बोतलें, लेकिन बिकने के बजाय बुलडोजर के नीचे रौंदी जा रही हैं। वीडियो गुजरात के खेड़ा का है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन बुलडोजर चलाया और 1 करोड़ 21 लाख रुपए की विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके बूटलेगर अवैध रूप से शराब की तस्करी और बिक्री करते हैं। पुलिस समय समय पर की गई छापेमारी में इस शराब को पकड़ती है, जिसे बाद में न्यायालय के आदेश अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों में खेड़ा पुलिस ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त कर नष्ट की है।